यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने आज स्टेटमेंट उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में चल रहा है वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट में ये बात कही है कि 2024 में यूक्रेन की प्राथमिकता ये होगी कि किस प्रकार से यूक्रेन का जो एयर स्पेस है उसमें कंट्रोल प्राप्त किया जाए। लड़ाई 2022 में शुरू हो गई थी, उसके बाद से अभी तक रसिया का यूक्रेन के जो एयर स्पेस है उसमें कब्जा रहा है। तो यूक्रेन चाहता है कि जो रसिया का अभी कब्जा हो रखा है एयर स्पेस के इलाके में उसको किसी तरीके से उस कंट्रोल को ख़त्म किया जाए। जैसे कि ख़त्म करने के लिए यूक्रेन को पहले तो उसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो एडवांस एयरक्राफ्ट है जैसे F-16 टाइप के। तो F-16 आने वाले कुछ महीनों में यूक्रेन को नीदरलैंड से मिलने वाले, इसके अलावा कुछ यूरोपियन देश है जो F-16 यूक्रेन को देंगे। तो लगता है कि दिमित्रो कुलेबा उसी की तरफ इशारा कर रहा है और कह रहे हैं कि 2024 में जब हमारे पार्टनर देश हमको एडवांस एयर क्राफ्ट दे देंगे तो उसके बाद हमारी जो सिचुएशन है वो मजबूत हो जाएगी। और उन्होंने कहा है कि 2024 में हमको रसिया का जो हम यहाँ पर कंट्रोल है एयर स्पेस के इलाके में, उस एयर स्पेस के कंट्रोल को ख़त्म करना है। रसिया का जो कंट्रोल यहाँ पर है उस कंट्रोल को ख़त्म करना है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 में हमने रसिया को ज़मीन में हिलाया, 2023 में हमने रसिया को समुद्र के इलाके में हिलाया, यानी कि हमने जो रेड सी वाला इलाका है वहाँ पर रसिया को हरा दिया था। और उन्होंने कहा 2024 की बारी है, 2024 में हम रसिया को एयर स्पेस वाले इलाके में हराएंगे। अभी जो नेटो के मिलिट्री ऑफिशियल एक उनका नाम है एडमिरल रॉब बोयरर, उन्होंने आज के दिन एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा है कि ये जो लड़ाई है यूक्रेन की ये डिटरमाइन करेगी आने वाले समय में दुनिया के किस तरफ जाएगी दुनिया, उसके बारे में इस लड़ाई से तय होगा। उन्होंने कहा है कि पहली चीज़ ये है कि जो वेस्टर्न आर्मीज है और पॉलिटिकल लीडर है उनको अब अपना सोचने का जो नज़रिया उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई है अब वो ड्रास्टिकली चेंज की तरफ ले जा रही है हमको। यानी कि जो चीज़ें आमतौर में हमको देखने को मिलती थी पहले उससे काफ़ी चेंज हो गया है अब ये सिचुएशन है कि हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल हो रखी है, किसी भी चीज़ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है हमको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुतिन है वो पुतिन ने लड़ाई की शुरुआत इसलिए क्योंकि पुतिन डेमोक्रेसी से डरता था। यानी कि पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला डेमोक्रेसी के खतरे की वजह से उसने हमला किया। तो पुतिन को लगता है कि अगर यूक्रेन में डेमोक्रेसी आ गई तो रसिया में भी डेमोक्रेसी आ जाएगी, इसलिए पुतिन ने इसी वजह से यूक्रेन को निशाना बनाया। उसको डर था कि डेमोक्रेसी अगर पूरे ईस्टर्न यूरोपियन देश में आ जाएगी तो पुतिन का जो एक साम्राज्य है, जो पुतिन का एक डिक्टेटरशिप है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि पुतिन का कहना ये है कि उसने ये हमला यूक्रेन में जो रशियन मूल के लोग रहते थे उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किया था। लेकिन जो ये मिलिट्री ऑफिशियल है इनका कहना ये है कि ये डेमोक्रेसी का ही ये एक ख़तरा था जिसको पुतिन को डर लगा डेमोक्रेसी से, और उसने ये डेमोक्रेसी को कुचलने के लिए उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। आज के दिन जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि उनको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में सीज़ फायर होगा यूक्रेन में, लेकिन उन्होंने कहा है कि लंबी लड़ाई चलेगी, लेकिन लड़ाई जब ख़त्म होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यूक्रेन लड़ाई से निकल के एक विजेता के रूप में बाहर आएगा और उसमें वो ऐसा देश बन के बाहर आएगा जैसे कि वो अपने कॉन्फिडेंस में रहेगा। यानी जो उसका यूक्रेन लड़ाई से निकलेगा जब तो एक मजबूत पोजीशन से बाहर निकल के आएगा यूक्रेन, और यूक्रेन अपने दोनों पैरों में खड़े होकर बाहर निकलेगा, उनका ये कहना है। रसिया ने अटैक किया यूक्रेन के खैरसन और ब्रास में, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। रसिया की डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उसने कहा कि आज के दिन यूक्रेन ने बेलग्रोद वाले इलाके को निशाना बनाया और ये जो हमला था इसमें ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। बेलग्रोद रीजन ये रसिया का इलाका है और इसमें ये बॉर्डर में पड़ता है। तो 30 दिसंबर के दिन यहाँ पर हमला यूक्रेन ने किया था जिसमें 25 लोग मारे गए थे। तब से लेकर अभी तक रसिया ने इस इलाके को सुरक्षित करने की काफ़ी कोशिश की है, और रसिया ने जैसे आज कहा कि ये जो हमला हुआ था यूक्रेन की तरफ से उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया था सब चीज़ को, और लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि किसी को चोट पहुंची या किसी को डैमेज हुआ। इस चीज़ की अभी तक रसिया ने खुलासा नहीं किया है। डेविड कैमरन जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने डेलीगेट लोगों से कहा है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आ रखे थे, उनसे उन्होंने कहा है कि रसिया का जो एसेट है जो इस समय फ्रोजन चल रहा है उसको यूक्रेन को मदद देने में उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो रसिया का जो फ्रोजन एसेट है लगभग उसकी जो संख्या है वो $300 बिलियन, ये रसिया का पैसा भी यूरोपियन देशों में जब्त किया गया है।
तो कोशिश ये चल रही है अमेरिका की तरफ से और दूसरे यूरोपियन देशों की तरफ से कि इस पैसे को यूक्रेन की मदद में इस्तेमाल किया जाए। हालांकि रशिया ने इसमें उसने चुनौती दे रखी है। उसने कहा है कि अगर जो यूएस ऐसा कदम उठाता है तो हम भी जो रशिया के अंदर वेस्टर्न देशों की कंपनी है हम भी उनको सीज़ कर देंगे। फिलहाल ये कोशिश चल रही है। अभी बाइडन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सोच रहे हैं कि क्योंकि इस समय यूक्रेन को पैसा की ज़रूरत है, तो यूक्रेन को पैसा एक तरीका ये है कि रशिया का जो एसेट सीज कर रखा है, जो कि जब लड़ाई शुरू हुई थी तभी ये सीज हो गया था सारा पैसा जो कि रशिया ने फॉरेन देशों में रखा हुआ था। लड़ाई के बाद शुरू होने के बाद ये सीज हो गया था। उसके बाद से अभी तक ये यूरोपियन देशों में ही पड़ा हुआ है। तो ये $300 बिलियन ये कुल एसेट है। और अगर यूक्रेन में ये मदद में आ जाता है तो फिर ये यूक्रेन के लिए काफ़ी सही होगा, क्योंकि ये लंबे समय के लिए यूक्रेन के लिए एक मनी के रूप में काम कर सकता है एसेट। यू के जो चीफ़ है उर्सुला वॉन डर लायन, उन्होंने आज कहा है कि उनको उम्मीद है कि आने वाले दिन में यूक्रेन के लिए जो एड पैकेज यूरोपियन यूनियन निकालने वाला है 50 बिलियन यूरो का, वो पास हो जाएगा। ये उन्होंने उम्मीद जताई है। अभी दिसंबर के महीने में भी ये जो एड पैकेज है 50 बिलियन यूरो का, इसके ऊपर वोटिंग होने वाली थी, लेकिन तब तक हंगरी ने इसमें अड़ंगा लगा दिया और हंगरी की वजह से ये दिसंबर में फाइनलाइज नहीं हो पाया। अभी इसको 1 फरवरी को सबमिट है, तो उस दिन इसको रखने की फिर से कोशिश की जा रही है। तो अब देखना ये कि हंगरी क्या फिर से इसमें अड़ंगा लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अभी हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान, उन्होंने एक चीज़ कही थी। उन्होंने कहा है कि ये जो 50 बिलियन यूरो है इसको इकट्ठा यूक्रेन को नहीं मिलना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो 50 बिलियन डॉलर है ये 4 साल के लिए यूक्रेन के लिए रखा गया है। तो ये चाहते हैं कि विक्टर ऑर्बान का कहना है कि मैं चाहता हूँ कि $12 मिलियन हर साल दिया जाए, जैसे कि $12.5 बिलियन पहला साल मिलना चाहिए। उसके बाद 1 साल जब कंप्लीट हो जाता है फिर इसको वोट के ऊपर डालना चाहिए कि यूक्रेन को दोबारा दूसरे साल के लिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए पैसा। अगर वो पास हो जाता है तो फिर दूसरे साल के लिए $12.5 बिलियन मिलना चाहिए। फिर वो पास हो जाएगा, फिर तीसरे साल के लिए वोटिंग होगी, फिर उसमें भी $12.5 बिलियन मिलना चाहिए, फिर चौथे साल में भी 12.5 मिलियन मिलना चाहिए। तो विक्टर ऑर्बन का कहना है कि इस जो ये पैसा है इसको यूक्रेन को तोड़ तोड़ के देना चाहिए, यानी हर साल में ये इसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। उनकी एक डिमांड है। साथ में उनकी दूसरी डिमांड ये है कि जो ये पैसा है 50 बिलियन यूरो, ये यूरोपियन यूनियन के देश अपनी इकोनॉमी के हिसाब से दे, यानी कि जो देश ज़्यादा मजबूत है वो यूक्रेन के लिए ज़्यादा पैसा दे, जबकि जो देश इकोनॉमिकली कमज़ोर है वो यूक्रेन के लिए अपनी इकोनॉमी के हिसाब से कम पैसा देंगे। तो ये उनकी कोशिश है, क्योंकि हंगरी एक गरीब देश है और साथ में छोटा देश भी है। तो इस हिसाब से जो हंगरी जो यूक्रेन को पैसा देगा वो कम देगा अगर ये फार्मूला को अपना लिया जाता है। और तीसरा उनका जो सबसे लंबी और महत्वपूर्ण उनकी जो डिमांड ये है कि उनका जो पैसा इस समय यूरोप में फंसा हुआ है। अभी हंगरी का कई लगभग $10 बिलियन के लगभग पैसा अभी तक यूरोप में उसका फंसा हुआ है हंगरी का, क्योंकि यूरोप यूनियन चाहता है कि हंगरी कुछ रिफॉर्म करे तभी जाके ये पैसा हंगरी को मिलेगा, लेकिन हंगरी रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी यूरोपियन यूनियन को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ दिन पहले किया था, उन्होंने एक इशू को उठा के उन्होंने ब्लैकमेल किया था और उन्होंने कहा था कि जब तक हमारा पैसा जो जब्त किया गया है अगर उसको हमको नहीं दिया जाता तो हम इस फैसले जो ये इशू है इसके ऊपर हम अपना समर्थन नहीं देंगे। तो इस तरह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के ऊपर भी इस ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करें और कहे कि यूक्रेन का जो ये पैसा है हम तब तक उसे पास नहीं होने देंगे जब तक जो हमारा पैसा आपने जब्त किया गया है, जो फ्रीज का रखा है हमारा पैसा, जो आपने सीज कर रखा है, जब तक आप हमको लौटा नहीं देते तब तक हम यूक्रेन के समर्थन में भी मतदान नहीं करेंगे। ऐसा वो कोशिश कर सकते हैं आने वाले दिनों में। आज के दिन इस्टोनिया जो कि एक बाल्टिक देश है वहाँ से खबर आई है। इस्टोनिया की अथॉरिटीज़ ने एक रसिया प्रोफेसर को गिरफ्तार किया और ये जो प्रोफेसर है इसका नाम बेलाचलॉव मोरोजोव है और इसको जासूसी के केस में गिरफ्तार किया गया है। तो ये इस्टोनिया में काफ़ी रसिया मूल के लोग रहते हैं। अभी इस्टोनिया में जो रसिया मूल के लोग हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनमें गद्दारी का उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है और उनको गद्दार समझा जाता है। तो इस्टोनिया के कई रसियन लोगों के साथ जिस तरह से लड़ाई शुरू होने के बाद संबंध उनके रसिया से उनको बताया जा रहा है कि उनके संबंध रसिया के साथ है, तो उसी की कड़ी में आज ये घटना आई है। और रसिया का एक प्रोफेसर था, ये इस्टोनिया के एक कॉलेज में पढ़ाता था और इसको गिरफ्तार आज इस्टोनिया की अथॉरिटीज़ ने किया और कहा कि ये रसिया के लिए काम करता था और ये रसिया के लिए जासूसी करता था। तो इसने, जहाँ तक बात की जाए इस प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर
ने ऐसा कोई बात तो नहीं की थी। जहाँ तक उसका अगर हम पास्ट का रिकॉर्ड देखें, जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था तो इसने रसिया के अटैक की कंडमनेशन की थी। और उसके बाद ये, हालांकि इसने पश्चिमी देशों से कहा था कि रसिया के साथ कांटेक्ट नहीं तोड़ना चाहिए और रसिया के साथ बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद कई बार ये रसिया में भी जा चुका है। उस अटैक होने के बाद जब रसिया ने हमला किया यूक्रेन में, उसके बाद ये 2-3 बार ये रसिया जा चुका है। और रसिया में जाके पता नहीं इसने क्या किया, इसके बाद क्लियर नहीं हो पाया। हो सकता है कि इसने स्पेनिश किया हो या नहीं किया हो, इसमें अभी तक जांच होगी, उसी के बाद पता चलेगी। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि जो एस्टोनिया में इस समय रसिया मूल के लोग हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत वाला समय चल रहा है यहाँ पर। आज के दिन में प्रोटेस्टर बायमाक, ये सेंटर बखुस्तान जगह का एक क्षेत्र पड़ता है, बायमाक शहर। वहाँ पर आज प्रोटेस्ट हुए, और जो प्रोटेस्ट है ये जब यहाँ पर हुए तो यहाँ पर पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया तो यहाँ पर कुछ लोगों को चोटें आई है। आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि एक व्यक्ति है इधर का, और उसका नाम है फैल अलिस्कोनोर, ये व्यक्ति है। और ये इको एक्टिविस्ट है, साथ में ये बसीर लैंग्वेज, जो कि यहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, उसका कैंपेनर है, उसको लैंग्वेज को प्रोत्साहन देता है। तो इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और इसको गिरफ्तार कर लिया था तो फिर इसके समर्थन में जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ये इकट्ठा हो गए थे, और वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लग गए थे और कहने लगे कि इस व्यक्ति को छोड़ो, इसने कोई गलत काम नहीं किया है। तो पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया, इनको भगाया। तो ये जो व्यक्ति है फेल एस्कोनोव, इसको पुलिस ने 4 साल की, अभी इसको पुलिस ने जब जेल में बंद किया तो इसको कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में इसको 4 साल की कैद हो गई है, और इसके ऊपर आरोप लगाया गया कि इसने नफरती भावना फैलाने की कोशिश की रसिया के लोगों में। और जहाँ तक इस व्यक्ति की बात की जाए तो इसने यूक्रेन की जो लड़ाई चली है उसमें भी इसने एक बात कही थी महत्वपूर्ण, जिसमें इसने कहा था कि जो रसिया की सेना है वो यहाँ से लोगों को उठा के यूक्रेन की बॉर्डर में ले जा रही है और वहाँ पर उनसे लड़ाई करवा रही है ज़बरदस्ती। तो इसने कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई में जो हमारे लोग हैं, बस के लोग, उनका नरसंहार हो रहा है, उनका जेनोसाइड हो रहा है।